और आज महाराष्ट्र की 288 सीटों पर मतगणना जारी है। इसके अलावा झारखंड की 81 सीटों पर मतगणना जारी है। इधर उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर भी 9 सीटों पर हुए मतदान को लेकर मतगणना जारी है। गाजियाबाद उपचुनाव में वोटों की गिनती लगातार जारी है और ऐसे में रुझान लगातार सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के अगर रुझानों की हम बात करें तो अभी 245 तक आंकड़ा रुझानों के तहत पहुंच चुका है। 288 सीटों के लिए फिलहाल 245 सीटों पर रुझान सामने आ रहे हैं, जिसमें बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति 152 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन 84 सीटों पर बने हुए हैं। इधर अगर हम उत्तर प्रदेश उपचुनाव की हम बात करते हैं तो 9 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। हम झारखंड की बात करें 81 सीटों में से 65 सीटों पर रुझान आ चुके हैं, जो फिलहाल उसके मुताबिक जो स्थिति बन रही है, जहां बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में 37 सीटों से बढ़त बनाई हुई है और नेतृत्व वाले गठबंधन ने 28 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। तो शुरुआती रुझान में सारे ही अगर हम देखते हैं इन आंकड़ों को तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले जो भी राज्य हैं और गठबंधन है वो आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार मतगणना जारी है और मतगणना के बीच में रुझान आने शुरू हो चुके हैं और इन रुझानों के तहत हम देख पा रहे हैं जिस तरह की तस्वीर। और अलग अलग बारामती से चूंकि अजीत पवार आगे चल रहे हैं, दिग्गज उम्मीदवारों के बारे में हम बता दें, अमित ठाकरे माहिम महाराष्ट्र में आगे चल रहे हैं और इसके अलावा बाबूलाल मरांडी धनबाद झारखंड से ये आगे चल रहे हैं। तो इन दिग्गजों के नाम हम आपको बता रहे हैं जो इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। और बाबूलाल सोरेन घटशिला झारखंड से का ये हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं जो कि आगे चल रहे हैं। बाला साहेब सांगनेर से महाराष्ट्र में ये बड़ा चेहरा दिग्गज उम्मीदवार जो कि आगे चल रहे हैं। चंपाई सोरेन भी इस वक्त आगे चल रहे हैं सरायकेला से। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि चंद्रशेखर बावनकुले कामठी महाराष्ट्र से आगे चल रहे हैं। इधर वायनाड से, क्योंकि आज वायनाड में भी मतगणना जारी है और वायनाड से बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वायनाड में पीछे चल रही है और प्रियंका गांधी इस वक्त आगे चल रही हैं। वायनाड से बीजेपी की नव्या हरिदास जो कि पीछे बने हुए हैं और इसके अलावा महाराष्ट्र के कोलवा से बीजेपी आगे बनी हुई है। महाराष्ट्र के परली से एनसीपी आगे है और क्योंकि देखिए लगातार जो शुरुआती रुझान है वो आगे आ रहा है। तस्वीर अब से कुछ ही देर बाद साफ होगी। इस बीच जिस तरह से हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर भी मतगणना जारी है। और चलिए रुख करते हैं गाजियाबाद का, क्योंकि गाजियाबाद भी एक हॉट सीट है और ऐसे में स्थिति समझने का प्रयास करते हैं हमारे संवाददाता पीयूष गौड़ से। पीयूष, इस वक्त गाजियाबाद में मतगणना चूंकि जारी है, क्या कुछ मुकाबला और क्या कुछ शुरुआती रुझान कह रहे हैं? देखिए, पहले चरण की मतगणना है उसके आंकड़े सामने आ चुके हैं। 3625 वोट लेकर बीजेपी के प्रत्याशी नंबर 1 बने हुए हैं। इसके साथ में 560 वोट लेकर जो इंडिया गठबंधन प्रत्याशी है शिवराज सिंह जाटव वो दूसरे स्थान पे है। पीएन गर्ग 451 वोट लेकर तीसरे स्थान पर और एक चौंकाने वाला आजाद समाज पार्टी जो कि पहली बार यहाँ चुनाव लड़ रही है, ऐसे में 422 वोट लेकर वो चौथे स्थान पर बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं आंकड़ों के हिसाब से ये जो टैली है ये दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी को बिल्कुल नई पार्टी और प्रत्याशी को नया समझा रहा था। ऐसे में 422 वोट लेकर कहीं ना कहीं चौंकाने वाले एक आंकड़े सामने आए हैं। आगे भी अगर इस तरह से यही जो अगले राउंड की गिनती है उसमें ये रुझान रहते हैं तो कहीं ना कहीं अन्य दलों के प्रत्याशियों का खेल खराब हो सकता है, जिस चीज का जिक्र पहले किया जा रहा था कि जो निर्दलीय और छोटी पार्टी के प्रत्याशी है वो बड़ी पार्टी के प्रत्याशियों का खेल कहीं ना कहीं बिगाड़ सकते हैं। पर बीजेपी प्रत्याशी ने 3625 वोट लेकर जो बढ़त बनाई है वो अभी तक लीड लेकर नंबर 1 बने हुए। हालांकि ये पहले दौर की काउंटिंग का रिजल्ट है, अभी 25 दौर की काउंटिंग का रिजल्ट आना बाकी है। तो ऐसे में देखना होगा क्या ये बढ़त कायम रहती है या इसमें कुछ उलटफेर होने वाली स्थिति दिखाई देती है।
पीयूष, क्योंकि गाजियाबाद सीट की हम बात करते हैं, ये एक हॉट सीट भी है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को गढ़ माना जाता है, तो आज के जो शुरुआती रुझान है वो इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कि ये तिलिस्म विपक्ष शायद तोड़ने में नाकाम फिलहाल साबित हो रहा है, क्योंकि एक बार फिर से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। देखिए, गाजियाबाद में सदर सीट पर अतुल गर्ग जो विधायक थे, उनके लोकसभा सदस्य चुनने के बाद ये सीट खाली हुई थी और ऐसे में यहाँ पर उपचुनाव हुआ था। बीजेपी के लिए बेहद आसान सीट मानी जा रही थी, पर उपचुनाव में होने वाली कम मतदान को लेकर बीजेपी प्रत्याशी समेत जो पूरे नेतागण थे वो चिंतित थे। इसी वजह से योगी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर रोड शो समेत 3 बार यहाँ का दौरा किया, जनता और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। तो ऐसे में माना जा रहा था हर एक सीट को लेकर बीजेपी कितनी जो चुनावी लड़ाई है वो कितनी गंभीरता से लड़ रही है। इसके साथ में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पर कार्यकर्ताओं का संबोधन करके गए, तो दोनों पार्टियों के लिए ये कहीं ना कहीं नाक की लड़ाई सीट बनी हुई थी। जो विपक्षी दल थे उनके पास एक बार फिर जिम्मेदारी थी कि वो बीजेपी के इस सेफ किले को भेदें, क्योंकि 2012 के उपचुनाव में यहाँ पर बसपा प्रत्याशी ने अपनी जीत दर्ज कराई थी और तब महज 28% के आसपास का मतदान रहा था। इस बार 5% का मतदान प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। पीयूष, आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेंगे क्योंकि बेहद दिलचस्प गाजियाबाद का मुकाबला भी है। हमारे साथ सीमा आड़े जुड़ चुकी हैं मुंबई से लाइव। सीमा, इस वक्त महाराष्ट्र की स्थिति की बात की जाए तो क्या कुछ मुकाबला महाराष्ट्र के रुझान बता रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो अभी भी कांटे की टक्कर हमें महाविकास आघाड़ी और महायुति में देखने मिल रही है। आंकड़े जो है वो बार बार हमें चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के जो प्रमुख नेता है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, फिलहाल वो आगे चल रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें बारामती से अजित पवार भी ये आगे चलते हुए हमें नजर आ रहे हैं। जो प्रमुख नेता है महायुति के, वो अभी कांटे की टक्कर देते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो अभी भी ये कह नहीं सकते कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि अभी 9:30 बज चुके हैं। 8 बजे से वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। अभी भी आंकड़े जो है वो स्पष्ट हमें नजर नहीं आ रहे हैं। आंकड़ों में बार बार हर मिनट जो है हमें बदल देखने मिल रहे हैं। लेकिन जो अजित पवार गुट के जो मुंबई के जो उम्मीदवार हैं नवाब मलिक की अगर हम बात करें तो नवाब मलिक अभी भी पीछे चलते हैं हमें दिखाई दे रहे हैं। अबू आजमी से उनकी टक्कर हो रही है। अबू आजमी सबसे आगे चलते हुए हमें नजर आ रहे हैं जो समाजवादी पक्ष के उम्मीदवार हैं। वहीं अगर हम बात करें नवाब मलिक की जो बेटी है सना मलिक, जो अणुशक्ति नगर से लड़ रही है, वो भी हमें पीछे चलती हुई नजर आ रही है। वहां पर फहाद अहमद जो सोरा भास्कर के हस्बैंड है वो हमें आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। शरद पवार गुट से वो लड़ रहे हैं। तो वहीं अगर हम बात करें जिशान सिद्दीकी, तो वो भी अभी हमें वांद्रे बैंड्रा ईस्ट से अभी हमें पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। आंकड़ों में हमें बार बार जो है वो बदलाव देखने मिल रहा है। 9:30 बजे भी जो आंकड़े हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। दोपहर तक जो है वो आंकड़े हमें स्पष्ट दिखाई देंगे और तब एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि महायुति की सरकार बनेगी कि या फिर महाविकास आघाड़ी की। लेकिन अभी दोनों ही अलायंस में जो है वो कांटे की टक्कर हमें अभी तक देखने मिल रही है। बिल्कुल सीमा, कांटे की टक्कर तो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के दौरान ही सुगबुगाहट ये तेज थी कि इस बार मुकाबला कांटे का रहने वाला है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी हॉट सीट हैं जिनके बारे में मैं उनका समीकरण फिलहाल समझना चाहूंगी आपसे। बारामती का जिक्र कर लेते हैं। बारामती सीट भी इस बार काफी ज्यादा चर्चा में रही है महाराष्ट्र चुनाव में। वहां इस वक्त क्या रुझान मिल पा रहे हैं, क्या मुकाबला है? जी, जैसे कि मैंने बताया कि बारामती से अजित पवार अभी भी आगे चल रहे हैं और वहीं शरद पवार गुट से जो योगेंद्र पवार है जो उनके भतीजे हैं वो अभी हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं। जो पहले राउंड में योगेंद्र पवार जो है वो हमें कुछ आंकड़ों से जो है वो आगे देखने मिल रहे थे। जैसे कि हमें पता है कि बारामती में पवार वर्सेस पवार ऐसी लड़ाई हो रही है। अजित पवार और शरद पवार इनके बीच की ये लड़ाई ऐसी समझी जा रही है। लोकसभा चुनाव में सुनेत्रा पवार वर्सेस सुप्रिया सुले ऐसी लड़ाई हुई थी और वहां पर सुप्रिया सुले ने बाजी मारी थी। तो इस बार
प्रचार के दौरान बार बार अजीत पवार अपने मतदाताओं से ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि आपने शरद पवार को लोकसभा में साथ दी थी बारामतीकरों ने, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में आप सभी को मेरा साथ देना है। मैंने अभी तक बहुत सारा डेवलपमेंट बारामती विधानसभा चुनाव क्षेत्र में किया है और आगे भी करता रहूंगा। ऐसे जो इमोशनल स्टेटमेंट थे वो हमें कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं, अभी भी जो है कांटे की टक्कर है। आंकड़ों में हमें बार बार जो है बदलाव देखने मिल रहा है। अजीत पवार के लिए बारामती से चुनकर आना ये जो है इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां पर उनका सामना जो है भले ही एक उम्मीदवार के तौर पर हमें योगेंद्र पवार के बीच में दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम पॉलिटिकली इस लड़ाई को देखें तो ये लड़ाई जो है शरद पवार वर्सेस अजीत पवार ऐसे हमें देखने मिल रही है। क्योंकि प्रचार के दौरान शरद पवार ने सबसे ज्यादा जो सभाएं थी, लोगों को संबोधित किया था, वो सबसे ज्यादा बारामती चुनाव क्षेत्र में उन्होंने लोगों से अपील की थी। उन्होंने कहा था कि अब तक 30 साल तक, मतलब अभी तक आपने अजीत पवार को साथ दी है, लेकिन अब एक नया चेहरा, एक नया पवार ग्राउंड पे उतर रहा है और सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि आप सभी को योगेंद्र पवार को साथ देनी है। तो कहीं ना कहीं बारामती में जो है फैमिली में जो है लड़ाई देखने मिल रही है और वहाँ के जो वोटर्स है, मैं आपको बता दूं कि वो कहीं ना कहीं इमोशनल है अजीत पवार को लेकर, शरद पवार को लेकर। जैसे कि हमने देखा कि बड़े वोटों से बड़ी एक लीड लेकर सुप्रिया सुले जो है वो चुनकर आई थी, लेकिन अभी भी अजीत पवार के लिए ये लड़ाई जो है वो आसान नहीं मानी जा रही है। अब थोड़ी देर में देखना होगा कि आंकड़ों में कितना बदलाव देखने मिलता है और अजीत पवार आगे रहते हैं कि पीछे रहते हैं, ये भी देखना बहुत ही जरूरी होगा। बिल्कुल सीमा, आंकड़े बहुत कुछ बोल रहे हैं और आगे ये किस दिशा में जाते हैं ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, आप बने रहिए और तब तक गाजियाबाद का अपडेट ले लेते हैं पीयूष, क्योंकि देखिए जिस तरह से आपने तस्वीरें साफ की हैं कि अभी शुरुआती जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा था, तो जो नतीजे हैं उसी ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा ये सीट ऐसी चर्चा में रही, हमने देखा कि यहाँ खुद सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो करने के लिए आए, यानी कि पूरी ताकत झोंकी गई है इस सीट पर। दूसरी ओर विपक्ष भी इस बार पीडीए का नारा लेते हुए अखिलेश यादव ने भी इस बार कांटे का मुकाबला देने की तैयारी की थी इस सीट पर। देखिए, निश्चित रूप से जो प्रत्याशियों के समीकरण राजनीतिक दलों द्वारा बिठाए गए थे वो इसी हिसाब से बिठाए गए थे, कहीं ना कहीं जो जातिगत वोट है उनको अपनी तरफ खींचा जा सके। बीजेपी ने संजीव शर्मा ब्राह्मण चेहरे को उतारा था, वहीं अखिलेश यादव ने सिंगराज सिंह जाटव दलित चेहरे को अपना वोट बैंक प्रत्याशी बनाया था, और इसके साथ में बसपा ने पीएन गर्ग वैश्य वर्ग से यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतारा था। वैश्य वर्ग का यहाँ पर होल्ड माना जाता है, ऐसे में दलित और वैश्य वोट बैंक को साधने की तैयारी बसपा द्वारा की गई थी। सिंगराज सिंह जाटव जो कि यादव और दलित वोट बैंक के साथ में मुस्लिम वोट बैंक जो उनके खाते में सपा पार्टी का वोट बैंक रहता है, तो उसको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की थी। इसके साथ में शर्मा जो संजीव शर्मा प्रत्याशी बीजेपी द्वारा बनाए गए थे, उसके साथ में ब्राह्मण वोट बैंक के साथ में बीजेपी का अपना जो मध्य वर्गीय कोर वोट बैंक है उसको साधने की कहीं ना कहीं कवायद की गई थी। हालांकि संजीव शर्मा आज सुबह ही हमसे बातचीत करते हुए 50,000 के मार्जिन से अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आए, तो ऐसे में 3,000 की बढ़त पहले राउंड में बीजेपी द्वारा बनाई जा चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि 50,000 की, क्योंकि 20 राउंड की 25 राउंड की ये गिनती अभी यहाँ होनी है, तो ऐसे में अगर ये बढ़त लगातार हर एक चक्र में सामने आती है तो कोई ये दावा झूठा साबित नहीं होगा। ऐसे में जो संजीव शर्मा कह रहे हैं 50,000 से ज्यादा वोट, तो ऐसे में बीजेपी के प्रत्याशी उस जीत की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल पीयूष, और ये जो बढ़त है लगातार, इसका दावा भी हमने उस दिन भी देखा जिस दिन मतदान हुए थे, आपके साथ भी जो हमने रिपोर्ट देखी थी, तमाम तरह के दावे किए जा रहे थे, चाहे बात हम समाजवादी पार्टी की ओर से करें, बीएसपी की ओर से करें, लेकिन एक कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हमें बीजेपी के कैंडिडेट में देखने को मिला था, और वही कॉन्फिडेंस का नतीजा भी हमें इन रुझानों में देखने को मिल रहा है। देखिए, निश्चित रूप से उपचुनाव में जो पोलिंग परसेंटेज रहता है वो कम रहता है। ऐसे में पिछली बार के 28% के मुकाबले इस बार 33.33 का जो मतदान प्रतिशत था वो रहा, तो कहीं ना कहीं 5% ज्यादा मतदान, और उस बढ़े हुए मतदान पर जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं और बीजेपी की पूरी टीम ने मेहनत की, तो वो कह सकते हैं कि उन्होंने
जो वोटर हैं उनको बाहर निकाला, क्योंकि बाकी अन्य पार्टियां मान के चल रही थी कि जितना कम मतदान प्रतिशत होगा ऐसे में उनके प्रत्याशियों के जीत के दावे उतने मजबूत होंगे जितना मतदान प्रतिशत कम होगा, जबकि बीजेपी वोटर्स को बाहर निकालकर जितना मतदान प्रतिशत ज्यादा होगा उतनी उनकी जीत की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो इस पर काम कर रही थी। कहीं ना कहीं 5% अगर हम कहें तो ये बीजेपी की कोर टीम का प्रयास था। उन्होंने मतदाताओं को बाहर निकाला और अपने पक्ष में वोट करवाए। कहीं ना कहीं यहाँ जो आजाद समाज पार्टी है वो पहली बार, चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी है उसकी तरफ से यहाँ जो प्रत्याशी थे वो भी एक बेहतर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक पहली बार पार्टी यहाँ पर किसी भी क्षेत्र में चुनाव लड़ रही है और ऐसे में प्रत्याशी गाजियाबाद उपचुनाव में भी उतारा। 422 पहले राउंड में मत लिए, जो कि चौथे नंबर पर प्रत्याशी आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर ये वोटों की अगर यही बढ़त वो लगातार बनाए रहते तो कहीं ना कहीं जो अन्य पार्टी प्रत्याशी हैं उनके मार्जिन पर जरूर फर्क डालेंगे। ऐसे में यदि कम मार्जिन से हार जीत होती है, क्योंकि 1.5 लाख के आसपास सारा मतदान हुआ है, 4,61,000 के करीब गाजियाबाद में वोटर्स थे इस सीट पर, उसमें से 1,53,000 ने मतदान किया था। तो ऐसे में अगर मार्जिन थोड़ा बहुत कम रहता तो निश्चित रूप से जो निर्दलीय हैं या दूसरी पार्टी, छोटी पार्टियों के प्रत्याशी हैं जो पहली बार चुनाव में उतरे हैं, वो कहीं ना कहीं बड़ी पार्टियों के प्रत्याशियों का खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगे। ठीक है, मैं पीयूष एक बार फिर से आपका रुख करूंगी और तब तक महाराष्ट्र के रुझानों का सीमा, अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र के उन दिग्गज चेहरों की जो महाराष्ट्र की राजनीति से बेहद करीब से जुड़े रहे हैं, चाहे हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात करें, उप मुख्यमंत्री की बात करें, एकनाथ शिंदे की सीट पर इस वक्त क्या कुछ हाल है, देवेंद्र फडणवीस की सीट की बात करें, अजित पवार की अपडेट तो अभी हमने ली, इसके अलावा विपक्ष की अगर हम बात करते हैं तो विपक्ष के जो बड़े चेहरे हैं उनकी सीटों पर इस वक्त क्या कुछ रुझान कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ये अपने विधानसभा चुनाव क्षेत्र से जो है फर्स्ट राउंड से ही आगे चलते हुए वहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। वहाँ पर मतलब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के चुनाव क्षेत्र में सेना वर्सेस सेना ऐसी लड़ाई हमें देखने मिल रही है। जो केदार दिघे है, जो उनके प्रतिस्पर्धी है, वो हमें पीछे फर्स्ट राउंड से देखने मिल रहे हैं। अभी जो अजित पवार के चुनाव क्षेत्र से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, 11,000 वोटों से अजित पवार जो है वो आगे चल रहे हैं। तो वहीं अगर हम बात करें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की, तो वो भी अभी फिलहाल जो है वो आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं विपक्ष की भी बात करें तो विपक्ष के जो प्रमुख नेता हैं नाना पटोले हो गए, तो वहीं जो विजय वडेट्टीवार है वो जो है हमें पीछे दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब उनके जो आंकड़े हैं वो अभी हमें बदल सकते हैं, ऐसी जो आशंका है जो जताई जा रही है। मतलब अभी फिलहाल जो है वो पीछे चलते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अब तक महायुति के 147 जो आंकड़े हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं अगर हम बात करें महाविकास आघाड़ी की, तो अभी तक 127 ऐसे आंकड़े जो है वो महाविकास आघाड़ी के अभी फिलहाल हम तक आए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि कुछ ही देर में ये आंकड़ों में कुछ बदलाव होता है क्या, और साथ ही साथ जो बड़े चेहरे, जो बड़े नेता चुनाव क्षेत्र से लड़ रहे हैं उनके आंकड़ों में क्या कुछ बदलाव दिखाई देता है, देखना बेहद ज़रूरी होगा। बिल्कुल सीमा, क्योंकि इस बार जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं स्थिति साफ होगी। और इससे पहले हम इस बार के चुनाव के रुझानों पर नजर डालें, 2019 के चुनाव को भी देखना और उनके नतीजों के बाद जो स्थिति बनी थी वो बेहद दिलचस्प रही। हमने देखा कि किस तरह से पहले सरकार बनी और रातों रात सरकार गिरी और फिर क्या कुछ हुआ इन 5 सालों के दौरान। लेकिन इस बार भी जैसे विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव के बाद तमाम तरह की बयानबाजियां आपने भी सुनी होगी, जब चाहे बात महाविकास आघाड़ी की तरफ से तमाम तरह के बयान, दावा किया जा रहा था कि सरकार उनकी बनेगी, बुकिंग कर ली गई है होटलों की। लेकिन अब ये आंकड़े तो कुछ और ही कह रहे हैं। क्या एक बार फिर से यहाँ पर जो हरियाणा में हमें जलेबी वाली कहानी देखने को मिली थी कि भाई जलेबी तैयार हो गई है, तो वही हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा कि होटल में बुकिंग हो गई है, लेकिन नतीजे कुछ और कह रहे हैं? जी बिल्कुल, 2019 में जिस तरह से चुनाव हुआ था और उसके बाद जो परिस्थिति, जो स्थिति महाराष्ट्र में हमें देखने मिली थी, लगभग 1 महीने के बाद जो है वो सरकार बनी थी, और वो भी महाविकास आघाड़ी की। किसी ने भी नहीं सोचा था कि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस, साथ ही साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस एक साथ में आकर ये तीनों दल जो है वो सरकार बना सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने ये देखा, सिर्फ 2019 में ही नहीं तो उसके बाद कई हमें महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव देखने मिले। लेकिन अब ये जो चुनाव है
2024 में जो अभी ये हो रहे हैं ये सभी के लिए जो है काफी अलग है, मतदाताओं के लिए भी काफी अलग है, क्योंकि अब महाराष्ट्र में जो लड़ाई हो रही है महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी, ये तो लड़ाई हो ही रही है, लेकिन ग्राउंड पर जो लड़ाई हो रही है, ग्राउंड पर ठाकरे सेना वर्सेस सेना ऐसी लड़ाई हो रही है, साथ ही साथ राष्ट्रवादी वर्सेस राष्ट्रवादी ऐसी लड़ाई हो रही है। तो जो प्रमुख पक्ष है महाविकास आघाड़ी के और महायुति के, मतलब भाजपा और कांग्रेस में हमें लड़ाई होती हुई नजर आ रही है। इसके लिए जो वोटर्स है वो कहीं ना कहीं हमें इस बार जो है वो कंफ्यूज दिखाई दिए। उनका कहना है कि अभी हम किस शिवसेना को वोट करें, लेकिन महायुति की तरफ से जो एक स्कीम लाई गई लाड़की बहन योजना, उस योजना के तहत, ये स्कीम के तहत कहीं ना कहीं महिलाओं को महिला मतदाताओं को आकर्षित करने का जो एक प्लान था वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होते हुए अभी फिलहाल हमें देखने मिल रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में जो वोटिंग परसेंट है, विमेन वोटिंग परसेंट, वो हमें 4.5% से जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो स्कीम थी वो जो है सक्सेसफुल हो गई, ऐसा विश्लेषक जो है वो कहते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो मैं बात करूं महाविकास आघाड़ी की, तो महाविकास आघाड़ी के जो नेता है उनका प्रचार महंगाई, बेरोजगारी, इस पर तो रहा ही, लेकिन जिस तरह से दल जो है वो फूट गए, महाविकास आघाड़ी के शिवसेना में 2 गुट हो गए, साथ ही साथ राष्ट्रवादी में 2 गुट हो गए, तो इस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। इसके ऊपर जो है वो प्रचार हमें बार बार देखते हुए महाविकास आघाड़ी के जो नेता है वो करते हुए नजर आए। साथ ही साथ मुंबई की अगर बात करूं स्पेशली की, तो मुंबई में अदानी का जो मुद्दा था वो बड़े पैमाने पर महाविकास आघाड़ी के जो नेता है, खुद राहुल गांधी भी जब मुंबई आए थे, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ले रहे थे, तब उन्होंने अदानी का जो मुद्दा जो है वो बड़े पैमाने पर उन्होंने उपस्थित किया था। उसके ऊपर से आरोप भी किए थे। धारावी रीडेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर से भी आरोप प्रत्यारोप हमें देखने के लिए मिले प्रचार के दौरान। जो ये 2 मुद्दे थे ये मुंबई में बहुत ज़्यादा हमें देखने मिले। इसके ऊपर से ही प्रचार जो है मुंबई में डिपेंड रहा। वहीं अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ और रूरल एरिया की अगर बात करूं, तो वहां पर कहीं ना कहीं जिस तरह से पिछले 5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति बदल गई, जिस तरह से जो दल है वो फोड़े गए, उसके ऊपर से कहीं ना कहीं इमोशनल प्रचार जो है महाविकास आघाड़ी के नेता हमें करते हुए नजर आए। साथ ही साथ जो किसान है, किसानों का मुद्दा महाविकास आघाड़ी के जो नेता है वो हमें उपस्थित करते हुए नजर आए, आरोप करते हुए नजर आए। तो ऐसे कई मुद्दे जो है रूरल एरिया में हमें ज़्यादा बड़े पैमाने पर नेताओं ने जो है वो उठाए। लेकिन अभी कितना हमें रिजल्ट के माध्यम से दिखेगा, कितना आज दोपहर तक इसका जो प्रभाव है महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने जो मुद्दे उठाए थे, कितना प्रभाव अभी प्रचार के ऊपर, मतदाताओं के ऊपर पड़ा है, ये देखना जरूरी होगा। क्योंकि आंकड़े जो है वो कहीं कुछ और ही हमें देखने मिल रहे हैं। एग्जिट पोल के माध्यम से जो आंकड़े सामने आए थे उसके बाद सभी कंफ्यूज हो गए थे। अगर आप एक भी जो सीनियर पत्रकार हो, जर्नलिस्ट हो, हर बार हम जब भी महाराष्ट्र में चुनाव होते हैं तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ इस आघाड़ी की सरकार आएगी, ये जो पक्ष है वो बड़ा पक्ष बन सकता है। लेकिन इस बार का चुनाव ऐसा नहीं रहा। हर कोई हमें ऐसा कहते हुए नजर आया कि नहीं, इस बार 50-50 है, इस बार कांटे की टक्कर है। महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने भी उतनी ताकत लगाई, साथ ही साथ महायुति ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अभी आंकड़े जो है वो अभी हमें महायुति के जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और महायुति के जो तो सीमा देखिए, ये जो शुरुआती रुझान कह रहे हैं, ये तो मुकाबला जिस तरह से 50-50 का हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन ये जो रुझान है ये एक तरफा मुकाबला सीधे तौर पर बनता हुआ, अगर ये रुझान सही होते हैं तो मुकाबला एक तरफा ही माना जाएगा। अगर 2019 के आंकड़ों पर सीमा नजर डालते हैं तो जब वोटिंग परसेंटेज में इस बार इजाफा हुआ है 2019 के मुकाबले, यानी 4% का जो इजाफा है, ये बहुत निर्णायक साबित हो सकता है कि 4% किसकी तरफ गया है। जी, अगर हम कांग्रेस के नेताओं की अगर बात करें तो उनका कहना है कि जो वोटिंग परसेंटेज में जो इजाफा हुआ है इसका फायदा कांग्रेस यानी कि महाविकास आघाड़ी को होगा। जो रूलिंग पार्टी है उनके खिलाफ ये वोटिंग हुई है। तो वही अगर हम महायुति की अगर बात करें तो महायुति के नेताओं का कहना है कि जो स्कीम हमने लोगों के लिए लेके आए उसके वजह से ये वोटिंग परसेंटेज में हमें जो है इजाफा देखने मिल रहा है। इसमें महिलाओं का जो
परसेंटेज है वोटिंग का वो हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो उनका कहना है कि लाड़की बहन योजना जो है, लाड़की बहन जो स्कीम है, तो उसके तहत उसके कारण ये जो वोटिंग परसेंटेज में हमें अभी इजाफा देखने मिल रहा है। लेकिन हर बार का जो कहना है, जो विश्लेषक कहते हैं कि अगर वोटिंग परसेंटेज में अगर इजाफा हुआ तो इसका कहीं ना कहीं फायदा जो है, इसका कहीं ना कहीं फायदा ये अपोजिशन को होता है। लेकिन इस बार महाराष्ट्र में किसको फायदा होगा ये देखना होगा। लेकिन गौर करने की बात यह है कि अगर हम मुंबई की बात करें, पालघर की बात करें, ठाणे की अगर बात करें तो परसेंटेज अगर हम देखते हैं जेंडर वाइज तो कहीं ना कहीं जो महिलाओं के जो वोटिंग परसेंटेज है और लोकसभा चुनाव के बाद वो हमें कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबका कहना है कि लाड़की बहन योजना जो है, जो स्कीम है, वो महिलाओं को अच्छी लगी है और इसके तहत ही महायुति की तरफ जो है वो महिलाएं जाती हुई हमें नजर आ रही है। लेकिन अभी आंकड़े जो हमें दिखाई दे रहे हैं, आंकड़े जैसे कि आपने कहा कि एक तरफा जो चुनाव का जो नतीजा है वो देखते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी कुछ नहीं कह सकते, कभी भी आंकड़े बदल सकते हैं, कभी भी जो ये गेम जो है वो पलट सकता है। और लेकिन सबका कहना है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन 2019 में जिस तरह से सरकार गिरी, जिस तरह से मॉर्निंग वो शपथ विधि हुई थी, यानी कि सीमा एक अगर इन रुझानों पर नजर डालें और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, तो इस बार महाराष्ट्र की जनता ने एक ये मन बना रखा था कि डेंटेड मैंडेट किसी भी दल को नहीं देना। एक तरफा ये जो हमने देखा कि 2019 में किस तरह से सरकार बनी, सरकार गिरी, इस बार एकदम पूर्ण बहुमत के साथ एक दल को सरकार में लाना है।